वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी के रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो या फिर सीजीएल का एग्जाम हो, वहां पर मिक्स क्वेश्चंस जो एसएससी के बनते हैं रीजनिंग सेक्शन में, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीटली 15 क्वेश्चन होंगे और ये हर एक टाइप के होंगे, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं और यहाँ पर मैं उनको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन उसका दूंगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करके आप चैनल को अपडेट्स इसके पा सकते हैं। ओके, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना शेयर जरूर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछना ना भूलें। पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सीरीज से आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ आपको ग्रिड की फॉर्मेशन में सीरीज दी होती है, ऐसे में आप तक बहुत सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन पेपर काइंड ऑफ है, तो इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसमें कहा गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस दिए हुए क्वेश्चंस में अ सीरीज इज गिवन, एक सीरीज दी गई है जिसमें आपको बताना है कि कौन सी टर्म मिस कर रही है। ठीक है, तो एक बार में कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, जैसे 6, 8, 3, 51, 15, 4, 5, 65 और 20, 5, 20 और क्वेश्चन मार्क। मतलब आप किसी भी तरफ से देख सकते हैं, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ध्यान रखना कि 6, 8, 3, 51, मतलब कि यहाँ पर आपकी कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखना दोस्तों, 6 इंटू 8 अगर मैं करता हूँ, 6 इंटू 8 और इसमें मैं 3 को ऐड कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया, 48 प्लस 3 दैट इज 51, मतलब कि नीचे वाला नंबर आपको मिल जा रहा है। तो इन द सेम वे 15 इंटू 4 कितना हुआ, 60, 60 प्लस 5 आपको कितना, नीचे का नंबर 65 मिल जाएगा। सो इन द सेम वे 20 इंटू 5 कितना हो गया, 20 इंटू 5 हो गया 100 आपका, 100 प्लस 20 तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो इस वजह से हमारा कंप्लीटली इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120। ये सब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी शार्प आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। सो आवर फाइनल आंसर इट वुड बी 120। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन, फिर से आपको सीरीज दी गई, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है। अब देखो 5 के बाद में 11 है, तो मैंने आपको बताया है कि 11 से 23 है, फिर 47 है, फिर 95। नंबर सीरीज में क्या करना होता है, कभी डिफरेंस से काम चल जाता है, कभी मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन होता है। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन होगा किसी एक नंबर से और उसके बाद में कोई एक नंबर एडिशन होगा, तब आपको नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो देखो 5 से 11 कैसे मिल सकता है, 5 इंटू 2 कर दो प्लस 1 कर दो, कितना हो गया 11। फिर 11 से 23 कैसे मिल सकता है, 11 इंटू 2 कर दिया प्लस 1 कर दिया, 23 मिल गया। अब 23 से 47 कैसे मिलता है, 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 1 दैट इज 47। अब 47 से 95 कैसे मिलता है, 47 इंटू 2, तो 47 इंटू 2 94 होता है, इसमें आप 1 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 95। तो इन द सेम वे 95 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 90 इंटू 2 180, 5 इंटू 2 10, 180 प्लस 10 190, 190 प्लस 1, सो इट वुड बी 191। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 191। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है और उसमें एक ऐड हो रहा है। तो 95 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 190, 190 में आप 1 ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा 191। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। कुछ नंबर्स आपके बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे अल्फाबेट्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि VEAG, इसके बाद एक और स्ट्रिंग दी है, फिर एक और नंबर दिया हुआ है, फिर आपको नेक्स्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या देखनी है, देखो B लिखा हुआ है, अब इसके बाद क्या है D आता है, पहला लेटर सबका लिख लो B, यहाँ पर D पहला लिख लिया, फिर यहाँ पर F लिख लिया। तो देखो B के बाद में क्या आया, D फिर F, तो देखो B और इसके बाद में C का गैप होता है, D आता है, D के बाद में E का गैप है, F आया, फिर पहला लेटर कैसे आ जाएगा, F के बाद में G का गैप, मतलब H से स्टार्ट होगी। तो हमारा आंसर किससे, H से स्टार्ट होगा और हमें सेकंड लेटर अब हमें पिक करना है। तो देखो सारे लेटर H से दिए हुए हैं, अभी कोई एलिमिनेट नहीं हो सकता है। अब देखो E के बाद में क्या दिया हुआ है, E के बाद में F का गैप, फिर G दिया हुआ है, G के बाद में सेकेंड वाला लेटर देखना है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड लेटर की यहाँ पर बात की जाएगी। G के बाद में सेकेंड लेटर आपका I है, तो G H का गैप है, I है, तो I के बाद कौन सा लेटर का गैप होगा, I के बाद में G का गैप होगा, फिर H आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट देखिएगा, G के बाद में I है, GHI, तो I के बाद में क्या J का गैप होगा, फिर आपका K यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से ये श्योर हो गया है कि नेक्स्ट जो लेटर होगा वो क्या होगा, हमारा K हो जाएगा। तो H और K आ गया, H के बाद क्या आएगा। अब यहाँ पर देख लो H के बाद में K किस में दिया है, एक आपका इसमें दिया हुआ है और एक आपका लास्ट में दिया है, तो हमारा आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। फिर हम A के बाद देखते हैं, देखो A के बाद में क्या B का गैप है, फिर C आ गया, C के बाद में D का गैप है, फिर E आ गया, तो E के बाद में F का गैप होगा, फिर G आ जाएगा। तो H K
जी। अब देखो सीरीज मिल जाएगी एच के जी, यहाँ पर एच के एल है, यहाँ पर एच के जी है। तो राइट आंसर हमारा केवल 3 वर्ड आपको पिक करने हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरा सॉल्व करो फिर आप टिक करो, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ टाइम बच जाएगा। तो एग्जाम्स में इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, एच के जी एम, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं फोर्थ में। इसमें भी सेम नंबर सीरीज का पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर देखना थोड़ा सा अलग चल रहा है। देखो 2 के बाद 29, फिर 38, फिर 47। तो यहाँ पर एक सिमिलरिटी फॉलो हो रही है। कैसे, यहाँ पर देखो 2 लिखा था, तो 2 के बाद में हमने क्या करा, 2 में 9 को ऐड कर दिया, यहाँ पर अमेंड कर दिया कुछ, ठीक है, ऑगमेंटेशन कर दिया 9 का। तो 2 से हमने 29 बना लिया। अब 2 के बाद नंबर क्या आता है, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर देन 6। तो देखो 2 का 29 कर दिया, तो यहाँ पर 3 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 था तो 9 हुआ, अब यहाँ पर 3 है तो 9 से कम एक करके 8 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 कॉपी कर लो। अब 8 से कम क्या है, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 दिया है तो 5 लिख लो। 7 से कम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 से कम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन आपसे आंसर क्या पूछा है, 47 के बाद, तो 47 के बाद क्या आंसर आएगा, 56। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ सीरीज हमारी एक सर्टेन रूल को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन एक सिमिलरिटी को फॉलो करती हैं। तो ये सीरीज आपकी किस बेस पर है, ये सिमिलरिटी बेसिस पर है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, नंबर 5 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, ये आपका क्वेश्चन जो है ये बेसिकली जो डायरेक्शन एंड सेंसेस से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक आदमी जो है ए मैन ट्रेवल 4 किलोमीटर इन नॉर्थ, वो 4 किलोमीटर किस में चलता है, नॉर्थ में चलता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि वो ट्रेवल करता है 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड फर्दर ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो इसमें कहा गया है वो आप फॉलो करेंगे। आपको मैंने डायरेक्शन चार्ट बताया हुआ है, ये नॉर्थ पोल होता है स्टार्टिंग में, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट। सबसे पहले कहा गया कि एक पर्सन है वो किधर जाता है, अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन नॉर्थ। तो कोई इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो 4 किलोमीटर किधर जाता है, नॉर्थ में जाता है ऊपर के लिए। उसके बाद में वो ट्रेवल करता है 6 किलोमीटर इन ईस्ट। अब इस पॉइंट पर जाने के बाद में ईस्ट में किधर जाता है, इसके बाद में इस पॉइंट पर वो पहुंच गया। अब इस पॉइंट में पहुंचने के बाद में वो ईस्ट की ओर कितना आता है, 6 किलोमीटर। तो ईस्ट की ओर 6 किलोमीटर इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब इसके बाद कहा गया है कि एंड फर्दर ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन नॉर्थ, मतलब यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर से 4 किलोमीटर वो नॉर्थ में जाता है। तो इस पॉइंट पर वो पहुंच जाता है। इसके बाद में कहा गया हाउ फॉर ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। देखो ध्यान रखना कि आप ऐसा मत करना कि डायरेक्टली आप डिस्टेंस निकाल दो। कभी भी अगर आपको ये तिरछी डिस्टेंस पूछी जाए, ठीक है, इस तरह से पूछा जाए, तो आप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ऐसा नहीं कि आप ऊपर जाओ फिर इधर जाके कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन आपका, इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगती है। अब आपसे पॉइंट मांग लेता हूँ कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी है, और ये डी है। तो देखो आपसे ए डी पूछा गया है, ए डी की यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस लाइन को यहाँ तक मिलाता हूँ और इस लाइन को यहाँ पर मिला देता हूँ। अब ध्यान रखना कि ए से लेकर बी तक की दूरी 4 किलोमीटर है, तो सी से लेकर ये एक्स पॉइंट जो है इसकी दूरी भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बी से लेकर सी तक पॉइंट की दूरी कितनी है, 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगी। अब इसको जोड़ लो, ए एक्स से लेकर डी तक कितना हो जाएगा, ये टोटल कर लो, 4 + 4 दैट मीन्स ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो गया। अब देखो ए डी स्क्वायर, आपको ए डी निकालना है, तो मुझे पता है कि ए डी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर, ठीक है, और लंब का स्क्वायर मतलब बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स डी स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 स्क्वायर, एक्स डी कितना हुआ है, 8 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 36 + 64, मतलब कि यहाँ से 100 हो गया। लेकिन ये ए डी स्क्वायर है, तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √100, और ये कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 10 किलोमीटर, और ये आपका ऑप्शन सेकंड दिया है। ये क्वेश्चन आपसे सेकंड्स में सॉल्व तब होने लगेंगे जब आप ऐसे क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। मैं कुछ पाइथागोरस पर ही ओरिएंटेड क्वेश्चंस डायरेक्शन के आप तक जरूर लाऊंगा, जिसमें काफ़ी कंडीशंस बनती होंगी। नंबर 6 क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो इसमें कहा गया है, ये आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन लिया गया है। इसमें कहा गया है कि म्यूजिकल वर्ड है उसको लिखा गया ये, तो आपको स्प्रिंकल को बताना है किस तरह से लिखा जाएगा। तो क्या कर लेना है कि कभी भी एग्जाम्स में अगर आपको वर्ड मिल जाए, तो आप एक के ऊपर एक वर्ड को लिख लिया करो, MUSICAL। इसके जस्ट नीचे आप इसको लिख लो, KWORD,
Q और फिर K, A, C और J। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, यहाँ पर K लिखा हुआ है। तो क्या हुआ है, K से आप M तक जा रहे हैं पहले, तो K से आप M तक जाएंगे, K L M, ठीक है। K L M मतलब कि हम क्या कहेंगे, K से हम M तक जाएंगे और इसके बाद में +1 का डिफरेंस है। अब ऊपर क्या है, ऊपर देखो U से W तक जा रहे हैं, ऊपर U से W जा रहा है, एक का गैप है, B का गैप है, तो +1 का गैप हो जाएगा। मतलब K से M गए, फिर U से W गए। इन द सेम वे Q से कहाँ तक जाएंगे, S तक जाएंगे, तो P के बाद में Q आता है, फिर आता है Q के बाद में R और S, मतलब +1 यहाँ पर हो रहा है। इन द सेम वे I के बाद किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएंगे, I के बाद में J और K, मतलब +1। तो जिधर मैंने एरो दिखाए, ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा मूवमेंट किधर है। पहले ऊपर जाना है, फिर नीचे, फिर एस की ओर ऊपर मूव करना है, उसके बाद में फिर हम के की ओर नीचे मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इन द सेम पैटर्न, तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो अगर दिया हुआ है कि स्प्रिंकल की अगर मैं बात करूं, SPRINKLE, देखो अगर ये वर्ड लिखा हुआ है स्प्रिंकल, स्प्रिंकल को किस तरह से सॉल्व करना, सेम यही पैटर्न। तो यहाँ पर कोई आपका वर्ड होगा जो आपका ऊपर के लिए मूवमेंट करेगा, लेकिन वहाँ पर एक का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, क्यू होगा, क्योंकि पी क्यू के बाद में आर का गैप होता है, फिर आपका एस आ जाता है। लेकिन आप पी से जब नेक्स्ट वर्ड मूव करेंगे तो +1 का पी के बाद भी गैप होना चाहिए, तो पी के बाद में क्यू का गैप, फिर यहाँ पर आर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, फिर से आर किससे जनरेट हो रहा है, आर से पहले P होगा यहाँ पर, PQR, क्योंकि एक का गैप है। तो देखो QRP आपको मिल गया। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, QRP, इसमें QRV दिया हुआ है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हमें उसको फर्दर सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कभी भी आप इसको पूरा सॉल्व करोगे आपको टाइम उतना ही मिलना है, और ऑप्शंस आपको यही दिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, नंबर 7। इसमें थोड़ा सा देखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसमें कहा गया कि राम और श्याम जो है वो वॉक करना स्टार्ट करते हैं नॉर्थ की ओर, ठीक है, एंड कवर 20 मीटर्स, मतलब कि राम और श्याम दोनों एक साथ वॉक करते हैं नॉर्थ की ओर और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देख लो कि राम और श्याम जो है वो दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पर हैं। अब यहाँ से वो नॉर्थ की ओर मूव करते हैं, मैंने आपको डिस्टेंस पोल बताया है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो अगर आप नॉर्थ की ओर मूव करते हैं तो इसमें क्या लिया है, राम टर्न्स, इसमें कहा गया ना नॉर्थ की ओर 20 मीटर जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर की ओर ये दोनों 20 मीटर तक चले गए। अब इस सपोज करिए एक पी पॉइंट पर पहुंच गए, ठीक है, पी कोई एक पॉइंट है, राम और श्याम 20 मीटर नॉर्थ की ओर जाकर पी पॉइंट पर पहुंच गए। इसके बाद में कहा है राम टर्न्स टू हिज लेफ्ट, मतलब कि इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर पहुंचने के बाद राम और श्याम है दोनों लोग, तो इसमें कहा गया कि राम जो है वो लेफ्ट की ओर मूव करता है, राम टर्न्स टू हिज लेफ्ट, राम लेफ्ट की ओर मूव करेगा, और श्याम जो है राइट साइड की ओर मूव करेगा, श्याम राइट साइड की ओर मूव करेगा। फिर कहा गया है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, राम वॉक्स 10 मीटर, मतलब कि राम जो है वो 10 मीटर चलता है, तो राम 10 मीटर चल दिया। उसके बाद में कहा गया है जिस डायरेक्शन में वो टर्न हुआ था उसी डायरेक्शन में चलता है। फिर कहा गया ऑन अदर हैंड श्याम वॉक्स ओनली 7 मीटर, मतलब कि श्याम जो है केवल 7 मीटर चलता है जिस डायरेक्शन में वो घुमा था। फिर कहा गया है कि राम टर्न्स टूवर्ड हिज लेफ्ट, मतलब कि राम इस पॉइंट पर पहुंच चुका है, फिर वो लेफ्ट लेता है। अब देखो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर वो राइट लेगा तो वो ऊपर की ओर मूव करेगा, और लेफ्ट लेगा तो नीचे की ओर मूव करेगा, वो लेफ्ट की ओर मूव करता है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि श्याम जो है वो राइट की ओर मूव करता है। अब श्याम इस डायरेक्शन में है तो श्याम राइट की ओर मूव करेगा, तो श्याम नीचे की ओर जाएगा। फिर लिखा है कि दोनों के दोनों लोग 25 मीटर जो है वो जाते हैं, तो इस पॉइंट से 25 मीटर, देखो 20 मीटर तो यहाँ तक आ गया, फिर थोड़ा सा और आ जाओ, मतलब कि इस पॉइंट पर 25 मीटर पहुँच जाते हैं। अब दोनों के दोनों लोग इस वाले पॉइंट से नीचे की ओर आ जाते हैं 25-25 मीटर, ठीक है। उसके बाद में कहा गया कि हाउ फार इज राम फ्रॉम श्याम, मतलब कि क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमा दिया गया था, बाकी कुछ नहीं था। अब आपका क्या है, ये वाला पर्सन क्या है, आपका राम है, और ये आपका क्या है, श्याम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो देखो ये 10 मीटर थी और ये 7 मीटर थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट से 10 और 7 17 जोड़ लो, कितनी हो जाएगी, 10 और 7 17 आपकी मीटर जो है वो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 17, ठीक है, मीटर में। क्वेश्चन इजी था लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई थी, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जाते हैं।
एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं नंबर 8 में। इसमें कहा गया है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, बहुत ध्यान से देखना है इस सेट को। इसमें कहा गया एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, एन जो है वो एम से थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर मैं इस कंडीशन को इक्वेशन वाइज में बताऊंगा आपको। एन इज ग्रेटर देन एम, अब देखो n इज मोर इंटेलिजेंट देन m, ये हो गया। फिर कहा गया कि m इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज बाई, मतलब कि सेकेंड कंडीशन हमारी ये कहती है कि m उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि बाई। इसका मतलब ये हो सकता है कि बाई जो है वो m से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो जब बाई जो है m से ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बाई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। इसका ये तो मतलब हुआ कि अगर m उतना इंटेलिजेंट नहीं है तो क्या होगा, उससे कम होगा, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि इसमें कहा है कि m इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज y, उतना इंटेलिजेंट मतलब उसके इक्विवेलेंट भी नहीं है, उससे ज़्यादा होने का तो सवाल ही नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली कम होगा, तो y ज़्यादा हो जाएगा m से। फिर कहा गया है x इज मोर इंटेलिजेंट देन b, x जो है वो b से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर लिखा है बट लेकिन नॉट एज गुड एज n, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि n अच्छा है। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल जाएगा कि n जो है वो x से तो अच्छा होगा, मतलब कि x से इंटेलिजेंट है। फिर बाद में कहा गया है कि बाई इज नॉट एज गुड एज n, बाई जो है उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कि n है, मतलब कि बाई जो है उतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा n है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से n जो है बाई इज नॉट एज गुड एज n, तो ये क्या हो जाएगा, n जो है इससे अच्छा हो जाएगा, तो n इज ग्रेटर देन बाई, यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब इसमें पूछा है सब में सबसे इंटेलिजेंट कौन हो जाएगा। तो देखो अगर आप चारों इक्वेशन की कंपेयर करोगे तो यहाँ से n इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन b दिया हुआ है। अब एक बात यहाँ पर कहा गया है कि n जो है वो m से बड़ा है और बाई m से बड़ा हुआ है, n x और b इन दोनों से बड़ा है और n जो है बाई से भी बड़ा है, तो अल्टीमेटली क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पर n हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप सारी इक्वेशन को एक साथ कंपेयर करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, n सबसे बड़ा मिल जाएगा, उसके बाद इन सब का ऑर्डर आ जाएगा। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि मोस्ट इंटेलिजेंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर 9th नंबर की बात करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन कुछ आपके ऐसे पूछे जाते हैं कि सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब कि यहाँ पर जो लेटर दिया हुआ है इससे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो फॉर्म नहीं हो सकते, आपको उसको छांटना है। तो बहुत आसान है, हमें सबसे पहले इस स्टेटमेंट वाले वर्ड को बहुत ध्यान से देखना होगा, COURAGEOUS। अब ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो इसमें मुझे वर्ड याद हो जाने चाहिए कि कौन से वर्ड कितने बार आए हैं। O 2 बार आया हुआ है, E केवल 1 बार आया है, ठीक है, A यहाँ पर आपका आया हुआ है, U 2 बार आया, ऐसे आपको माइंड में एक बार फ्रेम हो जाने चाहिए नंबर वर्ड्स। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, COURSE, ये वर्ड हमारा फ्रेम हो सकता है। ग्रेस ये भी फ्रेम हो सकता है, लेकिन कहा गया है SECURE। अब देखो यहाँ पर E 2 बार आ गया, तो इस वाले वर्ड में क्या E जब आपका 2 बार आ गया तो क्या ये फ्रेम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि E हमारा यहाँ पर 2 बार आया तो ये इस वर्ड से फ्रेम नहीं हो सकता, इसलिए ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये नंबर फॉर्म बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें दिया है SPECIFICATI स्पेसिफिकेशन। अब देखो स्पेसिफिकेशन को अगर मैं चेक करना स्टार्ट करूं तो इसमें दिया है FAINTING, पहले में G दिया हुआ है, कि आपको इस स्पेसिफिकेशन में कहीं पर G दिया है नहीं, तो ये वाला वर्ड तो कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता, तो इट कैन नॉट बी फॉर्म। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ये बाहर कर दिया जाएगा। एक और यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। देखो कभी भी अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मीट को लिखा जाता है TEAM और बेल को लिखा जाएगा क्या, इसका मतलब क्या होता है कि MEAT, जो मीट लिखा गया है इन्हीं वर्ड को मिलाकर टीम बनाया गया है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक यही होती है कि अगर आपको मीट लिखा है और इसको कन्वर्ट किस में करा है, टीम में, तो मीट को आप नंबरिंग दे दो 1 2 3 और 4, ठीक है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, नंबर रिपीट नहीं होते हैं, जैसे 2 ई 2 बार नहीं हो जाता है, अगर हो भी जाता तो आप उसको सेम नंबर दे देंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 मैंने मीट को दे दिया। अब ये टीम जो है ये मीट से ही फॉर्म हुआ है, तो देखो टी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर मैंने टी की वैल्यू 4 कर दी। ई की वैल्यू कितनी है, 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है तो 3 लिख दिया। और एम की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 1 लिख दिया। कितना भी बड़ा नंबर हो आप आसानी से ये ट्रिक लगा सकते हैं। मतलब कि 1 2 3 4 को हमने 4 2 3 1 कर दिया। अब जैसे वेल लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखा जाएगा, BAL
ई। अब ध्यान रखना इसको भी 1 2 3 4 कर दो, तो इसको क्या लिखा जाएगा इन द सेम वे 4 2 3 1 लिखा जाएगा। तो देखो 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू ई है, यहाँ से देखो 4 की वैल्यू ई और 2 की वैल्यू क्या है ए है, तो ए 2 के प्लेस पर ए लिख दिया, 3 के प्लेस पर आप एल लिख दो और 1 के प्लेस पर आपने बी लिख दिया। तो मतलब कि जो नंबरिंग की थी उसी नंबरिंग को हमने यहाँ पर डिकोड भी कर दिया। तो अल्टीमेटली आंसर क्या मिल गया ई ए एल बी। ये अभी मैंने एक बहुत छोटा एग्जांपल लिया है, तो आप सोच रहे होगे कि ये क्वेश्चन तो हम वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन कभी अगर कोई बड़ा वर्ड मिल गया जैसे इंफॉर्मेशन, रिजेंबल, फाउंडेशन, तो वहां पर आप इधर से उधर सेटिंग करते रहोगे। तो कभी भी ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर डाल देना, नंबर को डिकोड करना और फिर से नंबर को इनकोड कर देना। जो तरीका मैंने यहाँ पर बताया यही तरीका सबसे बेस्ट सुटेबल यहाँ पर रहेगा। तो ई ए एल बी आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेते हैं। इसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ वाटर इज रिटन एज वाई सी वी जी टी, फिर कहा गया है कि देन व्हाट इज रिटन एज एच के टी जी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। बेसिकली क्या दिया हुआ है, वाटर के बारे में दिया हुआ है कि वाटर को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है वाई सी वी जी टी। फिर कहा गया है देन व्हाट इज रिटन एज एच के टी जी, मतलब कि यहाँ पर आपको ये इधर साइड वाला कोड दिया गया है कि इस कोड को बेसिकली कौन सा ऐसा वर्ड था जिसका कोड की एच के टी जी लिखा गया है, ठीक है। देन व्हाट इज रिटन एज एच के टी जी, मतलब कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होता है, ये सोल्यूशन होता है, तो आपको इस बार सोल्यूशन दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस क्वेश्चन से सॉल्यूशन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखना कि W से Y कैसे बनता है। W के बाद में एक का गैप होता है, W X Y, मतलब कि W के बाद में एक लेटर का गैप है और आपको Y मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ A की, तो A के बाद में एक लेटर का गैप है, C मिल जाता है। इसी तरह से T की बात करूँ तो T के बाद में भी एक लेटर का यहाँ पर गैप है और आपको T U V मिल जाता है। मतलब कि जो नेक्स्ट लेटर कहाँ से फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर +1 आपका हो रहा है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो चीज़ आपको दी है इसमें से अगर आप -1 कर दोगे तो आपको इधर वाली चीज़ मिल जाएगी। देखो इसमें क्या हुआ है, W में अगर मैंने एक लेटर का एडिशन किया है W X और Y, मतलब एक का गैप है यहाँ पर, तो Y आ गया। A के बाद में B का गैप है, C आ गया, मतलब कि C में से अगर मैं एक लेटर को माइनस कर देता हूँ तो हमें A मिल जाता है। अब हमें ये वाली चीज़ दी हुई है सॉल्यूशन, तो हमें क्वेश्चन अगर फॉर्म करना है तो H में से अगर आप एक लेटर का यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो H में से अगर आप एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा F, क्योंकि F और H के बीच में G होता है एक लेटर। इसी तरह से K से माइनस कैसे करेंगे, I होगा I J K। अगर मैं T की बात करूँ तो ये होगा R S T होता है, ठीक है। R के बाद S आता है, फिर आता है T आता है, तो R और T के बीच में एक लेटर का गैप होना चाहिए। अब इसी तरह से G में से भी एक लेटर का गैप कर दो तो ये क्या हो जाएगा E, क्योंकि F और G आता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या सोल्यूशन मिल गया, फायर। तो यहाँ पर हमारा क्या वर्ड आ जाएगा, FIRE, क्योंकि फायर जो आपका क्वेश्चन होगा इससे आपका क्या बनता है, ये आपका बन जाता है HKTG। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं 13 में। बेसिकली क्या कहा गया है, इस बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमें लगते हैं कि हमसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये अल्टीमेटली सॉल्व आपसे करते हैं तो ये हो जाता है। अब पहले तो आप डायरेक्शन पोल समझ लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है अ डायरेक्शन पोल वॉज सिचुएटेड ऑन द रोड क्रॉसिंग, ठीक है। अब क्या था कि एक कोई डायरेक्शन का पोल था, सपोज कर लो ये पोल, एक कोई पोल था, ये आपका पोल है, और इसमें कहा गया ड्यू टू एन एक्सीडेंट द पोल टर्न्ड इनटू सच अ मैनर, मतलब कि कोई एक एक्सीडेंट हुआ और इस पोल का डायरेक्शन चेंज हो गया। किस तरह से हुआ है, द पॉइंटर विच वाज शोइंग ईस्ट, यहाँ पर एक कोई पॉइंटर लगा था जिसमें क्या लिखा हुआ था, ईस्ट डायरेक्शन में ये दिखा रहा है, इस साइड में ईस्ट डायरेक्शन दिखा रहा था, ऐसा कोई पोल लगा हुआ था। फिर क्या हुआ कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो ये कुछ चेंज हो गया। किस तरह से कि जो डायरेक्शन आपको ईस्ट दिखा रहा था स्टार्टिंग सोइंग साउथ, मतलब कि जो चीज़ आपको ईस्ट दिखा रही थी वो साउथ दिखाने लगी। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका पोल था ये ईस्ट दिखा रहा है, और जब ये साउथ दिखाने लगेगा तो पोल कुछ गिर गया होगा और पोल में जो बैनर लगा था उस पर क्या लिखा हुआ आने लगा, साउथ डायरेक्शन, ये दिखाने लग गया, ठीक है। मतलब कि पोल पहले जो ईस्ट दिखा रहा था एक्सीडेंट के बाद में वो साउथ दिखाने लगा। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, सीता एक ट्रेवलर है जो कि इस वजह से बेंड टू द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत रास्ते पर जा रही है, ठीक है। वो ऐसा सोच रही है टू बी वेस्ट, मतलब कि वो वेस्ट में जा रही है, ठीक है। गलत डायरेक्शन यहाँ पर क्या दी है, बेस्ट गलत डायरेक्शन दी गई है।
तो आपको बताना है कि एक्चुअली उसकी क्या पोजीशन थी, किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। एक छोटा सा फंडा यहाँ पर लग रहा है। देखो ये जो ईस्ट वाला था वो क्या आपका हो गया। अब देखो ये ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है और ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो जो पोल आपका ईस्ट था वो आपका साउथ बन गया, तो ईस्ट वाला यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो साउथ वाला पोजीशन कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट के साथ में पहुंच जाएगा, और वेस्ट वाली पोजीशन किधर पहुंच जाएगी, ये आपकी नॉर्थ के साथ पहुंच जाएगी, और नॉर्थ वाली पोजीशन ईस्ट के साथ आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जो चीज ईस्ट थी वो बेस्ट हो गई एक्सीडेंट होने के बाद। ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में सोच रही है कि बेस्ट में है, तो आपको ओरिजिनल पोजीशन बतानी होगी। तो देखो ईस्ट का क्या हुआ, साउथ हो गया, मतलब कि ईस्ट था तो यहाँ पर साउथ हो गया। तो साउथ वाली जगह जो थी वहां पर क्या ईस्ट हो गया, तो यहाँ पर आपका साउथ एक साइड में मूव कर जाएगा, फिर वेस्ट आपका ऊपर मूव कर जाएगा, और फिर नॉर्थ आपका इधर मूव कर जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जैक्टली वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। तो यहाँ पर वेस्ट दिया हुआ है। अब देखो वेस्ट आपका नॉर्थ में दिया हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में ओरिजिनली ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आप और देख सकते हैं कि कभी भी जो आपको ओरिजिनल चार्ट आपका होता है, देखो ये क्या होता है हमारा ओरिजिनल, ये ईस्ट साइड होता है, और ये क्या होता है नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ होता है, और ये आपका साउथ होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। क्वेश्चन में कहा कि कोई भी पोल इस तरह से खड़ा हुआ था, बाद में क्या हुआ कि एक्सीडेंट के बाद में ईस्ट आपका साउथ बन गया। तो मैं क्या कहूँगा कि इस साउथ वाले को मिटालकर यहाँ पर आप ईस्ट लिख दो। तो ये एक तरफ मूव किया हुआ है, तो यहाँ पर जो साउथ लिखा था वो आपका ऊपर मूव कर गया, तो साउथ हमारा यहाँ आ गया। तो डब्ल्यू लिखा हुआ था वो डब्ल्यू किधर मूव कर जाएगा, इस नॉर्थ वाले पोल पर, और जो नॉर्थ लिखा था वो किधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। तो क्वेश्चन कहा था कि वो बेस्ट में सोच रही थी, तो बेस्ट में सोच रही थी, लेकिन ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सी होगी, ओरिजिनल डायरेक्शन आपकी होगी नॉर्थ की। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ की। अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि राम साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड फ्रॉम हिज होम। तो देखो यहाँ कहीं पर उसका होम होगा, और वो 10 किलोमीटर साउथवर्ड जाता है। तो 10 किलोमीटर हमने उसको साउथवर्ड मूव करा दिया, इस पॉइंट पर पहुंचा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में इसमें कहा गया है कि वो फिर कहा गया है कि टर्न राइट, मतलब कि एक वो राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न उसका इधर हो जाएगा। फिर वो लिखा है कि एंड साइकिल 6 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पर वो 6 किलोमीटर और मूव करता है, फिर इस पॉइंट पर पहुंचता है। इसमें कहा गया है कि फिर राइट टर्न लेता है, मतलब यहाँ पहुंचने के बाद फिर राइट टर्न, मतलब ऊपर की ओर लेगा राइट टर्न, और फिर वो 10 किलोमीटर जाता है, मतलब कि फिर वो इस वाली पोजीशन पर पहुंच जाता है। फिर कहा गया है टर्न लेफ्ट, मतलब यहाँ पहुंचने के बाद फिर से एक लेफ्ट लेता है, मतलब इस साइड में, और वो 15 किलोमीटर जाता है, मतलब कि यहाँ तक पहुंचता है 15 किलोमीटर, तो इस पॉइंट पर पहुंच गया। फिर कहा गया हाउ मैनी किलोमीटर विल हैव साइकिल टू रीच द स्ट्रेट होम, मतलब कि सीधा घर पहुंचने के लिए उसको और कितने मीटर साइकिल, और कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। अब वो इस पॉइंट पर है, घर उसका यहाँ पर है, तो देखो पहले वो कहाँ पर इस पॉइंट पर रिटर्न होकर आएगा, कितना 15 किलोमीटर चलेगा, फिर वो इस पॉइंट पर आ जाएगा, और ये दूरी कितनी 6 किलोमीटर दी है, तो ये कितनी हो गई 15 + 6 दैट इज 21 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और साथ में आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की वो यहाँ पर, और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप ट्यूट कर सकते हैं करंट अफेयर्स से, और आप करंट अफेयर्स फंडा चैनल को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ हम आप तक लाएंगे। हैव अ गुड डे।